Okay, so hello everyone. Today we are discussing the topic the fundamental unit of life. तो पहले तो हम इस वर्ड को तोड़ते हैं what exactly it means. Fundamental means basic or important. Unit means a unit or a single thing itself. फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आपने मैथ्स की यूनिट की होंगी तो आपको पता होगा यूनिट कंप्राइजेज ऑफ एक्सरसाइजेज जो उसी की होती हैं. तो एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसी यूनिट जिसमें उसी का मटेरियल उसी का कंटेंट मिलेगा उसे हम यूनिट बोलते हैं. लाइफ मीन्स जीवन, जो आपको पता ही है, दैट इज़ सेल. तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज़ सेल. द बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ लाइफ इज़ सेल. सेल इज़ लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर बिल्डिंग अ रूम और अ वॉल, तो उसमें हम ब्रिक यूज़ करते हैं. तो ब्रिक इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ वॉल. तो एक ब्रिक, बहुत सारी ब्रिक्स मिलके क्या बना देती हैं, आपकी वॉल बनाती हैं जिससे आप एक रूम बिल्ड कर सकते हो. उसके बाद आता है हनीकॉम्ब. हनीकॉम्ब में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे राउंड स्ट्रक्चर्स उसमें रहते हैं जो कि एक सिस्टम बनाते हैं, एक अपीयरेंस बनाते हैं. तो ये जितने भी सारे स्ट्रक्चर्स इसमें रहते हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं, सेल. और फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी पज़ल सॉल्व किए होंगे तो उसमें ऐसे पज़ल्स रहते हैं जस्ट लाइक दिस. तो इसमें जो ये एक पज़ल का एक हिस्सा है इसको हम सेल बोल सकते हैं, सेल ऑफ अ पर्टिकुलर सिस्टम. ओके, सो नेक्स्ट इज़ सेल वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक. अगर आपको ये याद ना रहे कि कब डिस्कवर हुआ, आपको ये ज़रूर याद रहना चाहिए कि किसने डिस्कवर किया. तो रॉबर्ट हुक हैज़ डिस्कवर्ड सेल. ही ऑब्जर्व द सेल इन अ कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ अ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप. कॉर्क स्लाइस क्या होता है? कॉर्क मीन्स जो आपका ट्री रहता है, उसका ट्रंक होता है, उसके बाहर वाला हिस्सा, लाइक जो तना होता है, ब्राउन कलर का जो हिस्सा रहता है, उसमें उसने सेल्स को देखा था फर्स्ट टाइम. देन लेeuwenhoek in 1674 with the help of improved microscope discovered the free living cells in pond water for the first time. उसने फ्री लिविंग सेल्स देखे थे इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. किसने? लेeuwenhoek ने. नेक्स्ट इज रॉबर्ट ब्राउन. दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. रॉबर्ट ब्राउन in 1831 who discovered the nucleus of the cell. What exactly is nucleus now? Here we can draw a cell. Just assume this is a cell. This central part or this concentrated part, this is your nucleus. Sorry. This is your nucleus. न्यूक्लियस क्या रहता है? सेंटर पार्ट ऑफ द सेल होता है न्यूक्लियस. न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूक्लियस कंटेन्स व्हाट? जेनेटिक मटेरियल. ओके, देन परकिंजे इन 1839 डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. मीन्स जो भी इसमें फ्लूइड रहेगा उसको हम प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? प्रोटोप्लाज्म अकॉर्डिंग टू द परकिंजे. ओके, नेक्स्ट इज the cell theory that all plants and animals are composed of cells and that the cell is a basic unit of life was presented by two biologists, Schleiden and Chavan, in 1838 and 1839. The cell theory was further explained by Vercoe in 1855. वर्को ने 1855 में एक्सप्लेन किया था कि cells are made from pre-existing cells. Cells are made from what? Pre-existing cells. विद द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. ये भी याद रखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप 1940 में डिस्कवर हुआ था. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमने कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्टडी कर सकते हैं, वेरियस ऑर्गेनेलीज को भी स्टडी कर सकते हैं. सो नाउ लेट्स मूव फर्दर. हेयर आर सम सेल्स लाइक स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल, नर्व सेल, ओवम, बोन सेल, स्पर्म सेल एंड फैट सेल. नर्व सेल को और हम क्या बोल देते हैं? व्हाट वी कॉल नर्व सेल? न्यूरॉन. What we call the nerve cell? Neuron. Next is types of organisms. यूनी का मतलब होता है एक और मल्टी का मतलब होता है मैनी. एम से याद रखना है आपने, मैनी. तो यूनी का मतलब क्या रहता है? एक, और मल्टी का मतलब रहता है मैनी.
सो फॉर एग्ज़ाम्पल जब भी आपने कभी एग खाया होगा तो एग को जब भी हम खोलते हैं, उसको फोड़ते हैं, तो उसमें एक राउंड मतलब वो फ्लूइड, थिक फ्लूइड सा होता है और सेंटर में उसका योक होता है। क्या होता है? योक, एग योक। तो इस एग योक को हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस और इसको पूरे को हम बोल सकते हैं सेल। तो ये क्या हो गया? सिंगल सेल और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब लाइक एग्जाम्पल। और मल्टी में आ गया मैनी। जब भी आपने कभी ऑरेंज खाया होगा, ऑरेंज स्लाइस को आपने पील किया होगा, तो उसमें बहुत सारे ऑरेंज पल्प्स दिखते हैं, स्मॉल 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 लाइक दिस, लाइक ऑरेंज, लाइक ग्रेप्स। तो ये बहुत सारे सेल्स हैं जो कि एक ऑरेंज स्लाइस बना रहे हैं, तो इसको हमने क्या बोल दिया? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स में आते हैं some bacterias, like my pencil is not working properly, bacterias like E. coli, archaea, protozoa, amoeba, दिस इज, आपने इतना याद रखना है यूनिसेलुलर में बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटोजोआ आता है, अमीबा आता है, प्रोटोजोआ लाइक अमीबा। एंड मल्टीसेलुलर में कोई एग्जांपल, मल्टीसेलुलर का अगर हम एग्जांपल बताएं तो उसमें ह्यूमंस आते हैं। हमारे पास कितने सारे सेल्स हैं? हमारे नर्व सेल्स हैं, हमारे अभी हमने ऊपर जो सीखा, बोन सेल्स हैं, स्पर्म, ओवम, स्मूथ मसल सेल, ब्लड सेल्स, फैट सेल। तो वी आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। डॉग्स, काउ, कैट्स, चिकन, ट्रीज। यूनिसेलुलर में आपने देखना है बैक्टीरिया, अमीबा, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट इज diffusion and osmosis. Diffusion and osmosis, the movement of substances from higher concentration to the lower concentration is known as diffusion. अब अगर आप बोलो कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है, तो उस दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऑस्मोसिस इज़ अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इसमें क्या होता है? Okay, this is your higher concentration, ठीक है, हायर कंसनट्रेशन। तो इसमें मटेरियल हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करता है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे लोअर कंसनट्रेशन। इन दोनों के ओके, जब भी डिफ्यूजन होता है तो जो मूवमेंट होती है सब्सटेंसेस की फ्रॉम हायर टू लोअर कंसनट्रेशन होती है, तो यहाँ से मटेरियल मूव करके यहाँ जाएगा। दिस इज़ हायर कंसनट्रेशन, दिस इज़ लोअर कंसनट्रेशन। तो हायर टू लोअर कंसनट्रेशन मटेरियल्स मूव करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस पे, जो कि आपका इसी का एक टाइप है, डिफ्यूजन का ही एक टाइप है। तो दिस इज़ योर हायर कंसनट्रेशन साइड। Okay, you're getting my point? And this is your lower concentration side. But इसमें एक ट्रिक है कि इसमें हमारी बीच में एक मेम्ब्रेन रहती है, जिसको हमने बोला है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब होता है? परमिएबल मीन्स दैट अलाउज थिंग्स टू पास थ्रू इट। परमिएबल का मतलब होता है जो अलाउ करती है अपने थ्रू किसी भी चीज़ को जाने के लिए, उसको हम परमिएबल बोलते हैं। तो सेमी का मतलब ये है वो कुछ चीज़ों को अलाउ करेगी और कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करेगी। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? मूवमेंट्स ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू द लोअर कंसनट्रेशन थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ दिस? सेमी permeable membrane, ठीक है। Any doubts? Next is types of cell. अब इसका हमारे पास एक निमोनिक बनता है कि कुछ लोग होते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा प्रो समझते हैं, सबको दिखाते हैं कि नहीं हम तो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, लेकिन असल में वो सबको पागल बना रहे होते हैं। वो कुछ नहीं पढ़ते, ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, फुकरागिरी दिखाने के लिए सब करते हैं। तो वो कौन हो गए? वो हो गए प्रो।
और एक होता है यू बैक्टीरिया ना, एक होता है ट्रू। एक होता है लोग जो सच में पढ़ रहे होते हैं, जो सच में पढ़ते हैं ना, उनका दिखता है कि नहीं वो सच में पढ़ रहे हैं, वो इतनी शोशाबाजी नहीं करते, इतना फुकरागिरी नहीं करते कि हम बहुत पढ़ाकू हैं, बहुत पढ़ रहे हैं, लाइक दिस एंड दैट, ये वो, हम बहुत प्रो हैं। तो प्रो के दिमाग में क्या होगा? नथिंग। क्या होगा? नथिंग। और जो असली में पढ़ रहा है उसके दिमाग में क्या होगा? एवरीथिंग। ठीक है। तो ट्रू का दूसरा नाम होता है यू। जब भी आपने यू बैक्टीरिया पढ़ा होगा, आपने दूसरा नाम उसका सुना होगा, यू बैक्टीरियम और ट्रू बैक्टीरियम आगे आएगा, आप पढ़ सकते हैं। अभी के लिए आप इतना याद रखो, यू कैरियोटिक सेल से हमने ट्रू याद रखना है, इट हैव एवरीथिंग। एंड जो प्रो होते हैं नल्ले, जो कुछ नहीं आता, जिनको प्रो ऐसे दिखाने के लिए होते हैं, उनके पास नथिंग होता है। इनके पास जो प्रो कैरियोटिक बैक्टीरिया होता है, इनके पास सिर्फ क्या होता है? राइबोसोम ऑफ 70S। और जो यू कैरियोटिक होते हैं, इनके पास राइबोसोम क्या होता है? 80S। मतलब दिमाग तो दोनों के पास है, बट यूज़ यू कैरियोटिक वाला कर रहा है, प्रो कैरियोटिक वाला यूज़ नहीं कर रहा है। इनका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया का दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एलगे, आपको सबको याद ही होगा। नेक्स्ट इज़ यू कैरियोटिक सेल्स, उसका एग्जाम्पल है एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड ऑल दीज थिंग्स। अब नेक्स्ट इज़ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स में बेसिक डिफरेंस क्या है जो हमने पढ़ा। प्रो के पास क्या है? कुछ नहीं है। इनके पास नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, थोड़ी अच्छी इग्नोर माई हैंड राइटिंग प्लीज़। नो मेम्ब्रेन बाउंड इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज नहीं होती हैं, इनके पास होती है तो प्लस लगा दो प्रेजेंट। ठीक है। इनके पास न्यूक्लियस तो होता है, इनके पास न्यूक्लियस तो है। प्रो के पास क्या है? इनके पास न्यूक्लियस है, बट ऐसा कुछ ये नहीं है कभी यहाँ पड़ा है कभी यहाँ पड़ा है, ऐसे ही बिखरा पड़ा है। ये इनका सेल है। और जो यू का सेल है, उसका न्यूक्लियस एकदम अपना कंसंट्रेटेड है, एक जगह पे है, वेल एनवेलप के साथ है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप है। इसमें न्यूक्लियर एनवेलप नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ओके, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी एब्सेंट रहते हैं, इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये जो है, जो ये बहुत बनता है, तो इसका जो है स्मॉल साइज़, बिगर साइज़। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज कोई नहीं होगा, इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सारे रहेंगे। इसमें स्मॉलर इन साइज़। इसका जो न्यूक्लियस है वो ऐसे बिखरा पड़ा रहेगा। इसका न्यूक्लियस जो है यू वाले का, इसका न्यूक्लियस अच्छे से रहता है, अच्छे से प्रेजेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में क्या आता है? एक आता है हाइपोटोनिक, एक आता है आइसोटोनिक, एक आता है हाइपरटोनिक। हमें पता ही है, हाइपो मीन्स कम, हाइपर मीन्स ज़्यादा, आइसो मीन्स सेम। तो हम कैसे चलेंगे उसको लेके? वाटर इज़ अ टॉनिक। याद रखिए कि वाटर एक टॉनिक है। टॉनिक मीन्स एक दवाई भी है, तो हमें देते हैं टॉनिक की तरह। तो फर्स्ट इज़, इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल। सेल को हमें टॉनिक देना है। सेल बीमार है, सेल को हमने ठीक करना है, तो सेल को क्या देना पड़ेगा? टॉनिक। अगर सेल के पास टॉनिक कम है तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक। क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। तो क्या करेगा सेल? उस सारे सॉल्यूशन को अपने अंदर खींच लेगा। तो यहाँ क्या है? सेल विल गेन द वाटर बाय ऑस्मोसिस। आपको पता ही है, हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन वाटर मूव करता है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इट इज़ नोन एज ऑस्मोसिस। उसको हमने क्या बोल दिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहाँ पे सेल के पास वाटर कम है। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both directions, but more water will come into the cell than will leave the net overload. जो हाइपोटोनिक रहेगा उसमें अगर आपका सेल ऐसा है तो ये स्वेल करके थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज, if the medium has exactly same water concentration as the cell, there were no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both directions
बट द अमाउंट गोइंग इन से ओके, इसमें क्या आता है, जितना अमाउंट सेल के अंदर जाएगा उतना अमाउंट बाहर आएगा। तो अगर आपका सेल इतना है तो बाद में भी आपका सेल इतना ही रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं, घटेगा नहीं। अब नेक्स्ट इज़ हाइपरटोनिक। अब क्या है, ज़्यादा टॉनिक भी नहीं देना है, उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, पेट बिगड़ जाएगा। तो आपके सेल का पेट बिगड़ चुका है, उसका पेट जो है ऐसे फूला हुआ है, उसके पास बहुत सारा टॉनिक है, अब उसने लूज़ कर दिया, अपना टॉनिक दे दिया, तो सेल आपका क्या हो गया, सेल आपका थोड़ा सा छोटा हो गया। दिस इज़ योर हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ओके, देन इज स्ट्रक्चर ऑफ सेल। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसमें स्ट्रक्चरल ऑर्गेनेल्स कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं। पहले तो सेल की वॉल आती है, फिर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हमने पढ़ भी लिया है। साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स में आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल। ओके, सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल वॉल। सेल वॉल का क्या है, जब भी हम एक रूम बनाते हैं, ऐसे आपका एक रूम रहता है, ठीक है, ये आपका रूम है, इसकी चारों वॉल्स हैं। तो जो हमारी ब्रिक की वॉल है उसको हमने क्या बोल दिया है, सेल वॉल। क्या बोल दिया है, सेल वॉल। अब आप ये दिस इज़ योर सेल वॉल। अब आप एक बार खुद सोचो कि अगर आपके सेल में बिल्कुल पानी भरा रहेगा और अगर आपके रूम में बिल्कुल पानी भरा रहेगा और आपने ब्रिक्स ही लगाई हैं, तो ब्रिक्स के बीच में से जो स्पेस रहेगा उसमें से पानी बाहर नहीं निकल जाएगा। तो इससे बचने के लिए हमारे सेल के पास एक और चीज़ होती है जिस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, जिसको हमने बोला है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज़ दिस, सेल मेम्ब्रेन। this is your this one is your cell membrane और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। ओ सॉरी, सेल मेम्ब्रेन, नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव a rigid outer covering called as सेल वॉल। इसको हम सेल वॉल को और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल को और क्या बोल सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आपकी सेल वॉल है। सेलुलोज इज़ अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट्स, ठीक है। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के लिए हमेशा याद रखना है, प्लांट्स में सेलुलोज होगा ही होगा। When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. Okay. जब भी आपका प्लांट सेल जो है वाटर लूज करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कंटेंट्स हो जाएगा सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल, जो भी सेल्स अवे हैं फ्रॉम द सेल वॉल। नेक्स्ट इज़ योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हमने पढ़ी लिया है, इसके बारे में सिर्फ इसका दूसरा नाम है सेल मेम्ब्रेन। इट इज़ आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ठीक है, लेकिन ये आपकी सेल वॉल के अंदर रहती है। इट परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। इसका काम क्या है, एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल, ये अलाउ करती है किसी को बाहर से अंदर जाना है या किसी को बाहर से अंदर जाना है या नहीं जाना है। Entry and exit of some materials in and out of the cell. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called as selectively permeable membrane. अभी पहले पढ़ा है, selectively सेलेक्टिव है, कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को अंदर नहीं आने देगी। परमिएबल का मतलब है एक तरह से परमिशन, आने की परमिशन, तो परमिशन दे रहा है तो परमिएबल है। सेलेक्टिवली है तो कुछ को ही परमिशन मिलेगी, सबको नहीं मिलेगी, सबको नहीं अंदर जा सकते, कोई जा सकता है, कोई नहीं जा सकता। जो अच्छी चीज़ें हैं वो जा सकते हैं, जो बुरी चीज़ें हैं वो नहीं जा सकती। सम सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन आपने पढ़ ही लिया है, व्हाट इज़ डिफ्यूजन। कार्बन डाइऑक्साइड एंड योर ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिफ्यूजन।
okay, higher concentration to lower concentration, that is cell diffusion. Next is nucleus. okay, तो अब आगे न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं हम. न्यूक्लियस क्या है? रिमेंबर द टेम्परेरी अमाउंट ऑफ अनियन पील प्रिपेयर्ड. ओके, अनियन पील प्रिपेयर करना है. दिस इज़ एन एक्टिविटी, यू कैन डू इट योर ओन. इसमें हमको अनियन पील्स में हमें क्या करना होता है, आयोडीन सोल्यूशन लगाना होता है, जिससे हमें सेल में से न्यूक्लियस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सेल्स को देख सकते हैं. उसमें हमें पता चल जाता है ये न्यूक्लियस है, सेल है. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं. द न्यूक्लियस हैज़ डबल लेयर्ड कवरिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. अब हमने अभी तक कितनी चीज़ें पढ़ी हैं? एक पढ़ी है सेल वॉल, जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल होती है. फिर हमने पढ़ी है सेल मेम्ब्रेन, जो उसके अंदर वाला पोर्शन होता है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, जो अलाउ करती है थिंग्स टू गो इन एंड आउट. उसके बाद हम पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ योर सेल. ओके, दिस इज़ योर न्यूक्लियस. ये है आपका गोल गोल न्यूक्लियस. थोड़ी मिनट ड्राइंग. और ये इसकी आउटर कवरिंग जो न्यूक्लियस की रहेगी, इसको हमने बोल दिया है nuclear membrane. The nuclear membrane has pores which allows the transfer of material from inside of the nucleus to the outside, that is to the cytoplasm. जो आपने पहले पढ़ा था प्रोटोप्लाज्म, उसका फिर नाम है साइटोप्लाज्म. that is not protoplasm, now it is named as cytoplasm. The nucleus contain the chromosome which are visible as rod shaped structures only when the cell is about to divide. जब न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स आर लाइक एक्स, ऐसे कुछ इस तरह के होते हैं क्रोमोसोम्स, लाइक दिस. क्रोमोसोम हेल्प करते हैं सेल डिवीजन में. किस चीज़ में हेल्प करते हैं क्रोमोसोम्स? सेल डिवीजन में. क्रोमोसोम कंटेन इन्फॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस. इनहेरिटेंस मतलब आगे ट्रांसफ़र करना. इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. याद रखना है हमारे जेनेटिक मटेरियल का नाम क्या है? डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड. जो सम वायरसेस होते हैं उनमें आरएनए रहता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड. Chromosomes are composed of DNA and protein. DNA molecules contains information necessary for the constructing and organizing cells. Functional segments of DNA are called genes. Functional segments of the DNA are called as genes. Genes आपने सुना होगा इसके जीन्स ऐसे हैं तो ये गोरा है, इसके जीन्स ऐसे हैं, इसके बाल लंबे हैं, इसके जीन्स ऐसे हैं तो ये ऐसे. तो जीन्स डिसाइड करते हैं जो इंडिविजुअल है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को. In a cell which is not dividing, the DNA is present as a part of chromatin material. Chromatin material is visible as enlarged mass of threads-like structure. Whenever cell is about to divide, the chromatin material is organized. ठीक है. तो हमारा जब भी हमारे पास अभी ठीक है, हमारे पास आप समझ लो ये है जेनेटिक मटेरियल. जेनेटिक मटेरियल ये है आपके पास. इसके बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में आपका जेनेटिक मटेरियल रहेगा. तो इसमें जेनेटिक मटेरियल में आपके कुछ ऐसे क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं. क्या रहते हैं? क्रोमेटिन फाइबर्स. जब भी सेल का टाइम आएगा कि उसने डिवाइड होना है तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स खुद को ऐसे ग्रुप्स में बना लेंगे, ऐसे क्रोमोसोम की फॉर्म ले लेंगे. जब भी सेल का टाइम आएगा डिवीजन करने का तो ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाएंगे. अभी तक ये क्रोमेटिन फाइबर्स हैं. क्या है? क्रोमेटिन फाइबर्स. ओके. द न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन. हम बताइए सेल्स की रिप्रोडक्शन करने में न्यूक्लियस एक रोल प्ले करता है. बाय द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल सेल डिवाइड्स एंड फॉर्म टू न्यू सेल्स, इट इज़ ऑल्सो प्ले क्रूशल पार्ट अलॉन्ग विद द एनवायरनमेंट in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity by directing the chemical activities of the cell. इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो न्यूक्लियस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ये एक सेल है, इससे क्या बन गए आपके दो सेल्स. ये दो सेल्स बन गए, इसको हमने क्या बोल दिया? रिप्रोडक्शन. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. Such undefined nuclear region containing only nucleic acid is called as nucleoid. कुछ बैक्टीरियाज जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, जैसे कि हमारे प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है, तो उसमें न्यूक्लिक एसिड जो ऐसे ही पड़ा रहता है, ऐसे ही फालतू में, मतलब
उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूक्लियोइड। ओके, सच ऑर्गेनिज्म हुज सेल lacks nuclear membrane, prokaryotes or primitive or primary karyotes. Karyon means nucleus. Organisms with cells having nuclear membrane are called as यूकैरियोट। जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी उसको यूकैरियोट बोलेंगे, ट्रू। और जैसे प्रो के पास कुछ नहीं होता तो उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, फिर उसके न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। नेक्स्ट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म का मतलब क्या है, ये सेल है, इसमें जितना भी पानी दिख रहा है, सॉरी, ये आपका सेल है और ये आपके सेल के बीच में आ गया इसका जेनेटिक मटेरियल। ये आपको दिख रहा है जितना भी इसके बीच में पानी भरा पड़ा है, इसको हमने क्या बोल दिया, साइटोप्लाज्म। थोड़ी सी राइटिंग गड़बड़ है, मतलब साइटोप्लाज्म बोल दिया इसको हमने। ये जितना भी आपको ब्लूइश ये सारा दिख रहा है, दिस इज़ साइटोप्लाज्म। What is this? Cytoplasm. Okay, cytoplasm. Okay. When we look at the temporary mounts of the onion peel as well as human chickpea cells, we can see large region of each cell enclosed by cell membrane. हमेशा आपका साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर रहता है. This region takes up very little strain. This is called as cytoplasm. Cytoplasm is a fluid content inside the plasma membrane. It also contains many specialized cell organelles. Each of these organelles performs specific function for the cell. Okay. Cell organelles are enclosed by membranes in prokaryotes. Beside the absence of defined nuclear region, the membrane bound organelles are also absent. ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया है कि प्रोकैरियोट्स में आपका मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज क्या रहते हैं, एब्सेंट होते हैं. ऑन द अदर हैंड यूकैरियोट्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज. नेक्स्ट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER. इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन रहता है, तो पहले इसको तोड़ मरोड़ के पढ़ते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. इट looks like a long tubule or round oblong bags, vesicles. The endoplasmic membrane is similar in structure to the plasma membrane. These are of two types: rough endoplasmic reticulum RER, smooth endoplasmic reticulum SER. RER looks rough under the microscope because it has particles called as ribosome attached to the surface. The ribosome, which are present in all active cells, are the site of protein manufacture. Manufactured protein are then sent to the various places in the cell depending on the need. Using the ER, the SER help in the manufacture of fat molecule. Okay. तो अभी आपने क्या पढ़ा, जो यहाँ पे इस पे ये छोटे छोटे जो सेल्स हैं, ये छोटे छोटे बिल्कुल यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ये इनको हमने बोल दिया है राइबोसोम्स. क्या बोला है इसको हमने, राइबोसोम्स. राइबोसोम्स का काम क्या है, राइबोसोम प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं और फिर उनको सेंड कर देते हैं व्हेन एवर इट इज़ नीडेड टू वेयर एवर इट इज़ नीडेड. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या करते हैं, रेटिकुलम्स मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स. ओके. स्मूथ से आपने याद रखना है फैट. फॉर एग्जांपल चीज़ में फ़ैट होता है तो चीज़ क्या होता है, स्मूथ रहता है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द फैट मैन्युफैक्चरिंग एंड रफ इन द और राइबोसोम्स इन द प्रोटीन. तो उसमें आर भी आ रहा है तो प्रोटीन राइबोसोम ऐसे याद रख सकते हैं. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन द बिल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन. द प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं आपकी सेल मेम्ब्रेन को बनाने में. इसको हमने क्या बोल दिया, सेल मेम्ब्रेन से मेम्ब्रेन और बायोजेनेसिस. बायो मीन्स सेल एंड जेनेसिस मीन्स बनना, तो इसको क्या बोल दिया, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. Although ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system. Thus, one function of ER is to serve as channel for the transport of material, especially proteins.
between the various region of cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. The ER also function as the cytoplasmic framework provider surface. अब आपने क्या याद रखना है, ये तो आप पढ़ ही रहे हो, न्यूक्लियर एनवलप है, इसके साथ लगा है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पूरे को हमने क्या बोल दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें दो टाइप हैं, एक आता है आपका रफ आर जिसको बोल दिया, हमने हमेशा याद रखना है। इसमें राइबोसोम्स कैसे याद रहेगा, जब भी आप किसी चीज़ पे छोटे छोटे दाने दाने रख दोगे, अगर उस प्लेन के ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको बहुत रफ़ फील होगा। तो जिस पे राइबोसोम्स रहेंगे उस पर क्या होगा, वो सरफेस कैसा रहेगा, रफ़। तो इसको हमने बोल दिया रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिस पे कोई भी राइबोसोम्स नहीं रहेगा, जैसे ये वाले जो है इन पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोल दिया इसको हमने, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, नेक्स्ट इज गोल्जाई apparatus. The Golgi apparatus is described by Camillo Golgi, याद रखना है, important है। Camillo Golgi consists of a system of membrane bound vesicles, flattened sacs, sacs means spaces। ये जो हैं आपके flattened sacs क्या हैं, ये flattened sacs हैं, arranged approximately parallel to each other in stalks called as cisternae। parallel, ये एक parallel system बना रहे हैं like this, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिस्टर्ने। क्या बोल दिया हमने, सिस्टर्ने। These membranes often have connection with the membranes of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. The material synthesized near the ER is packed and dispatched to the various targets inside and outside of cell through Golgi apparatus. Its function includes storage, modification and packing of the products in vesicles. इसका काम क्या है, स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकिंग। पहले तो ये इन वेसिकल्स में क्या करता है, किसी चीज़ को स्टोर करता है, क्या करता है, स्टोर, देन मॉडिफाई, उसके बाद क्या करता है, पैक। क्या करता है, पैक। ओके, स्टोर, मॉडिफाई एंड पैक, स्टोर, मॉडिफाई एंड पैक। In some cases, complex sugars may be made from the simple sugars in the Golgi apparatus. The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes. Okay. Lysosomes क्या होते हैं, आगे पढ़ेंगे lysosomes क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज lysosomes। आ गया lysosomes अभी, ठीक है। lysosomes, structurally the lysosomes are membrane bound sacs filled with the digestive enzymes. These enzymes are made up of rough endoplasmic reticulum. Lysozymes are the kind of waste disposal system of the cell. This helps to keep the cell clean by digesting any foreign material as well as worn out cells organisms. Foreign materials entering into the cell such as bacteria or food as well as the old organelle end up in the lysosome, which break complex systems into simpler substances. Lysosomes are able to do this because they contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all organic material during the disturbance in the cellular metabolism. For example, okay, no example needed, थोड़ा glitch है। ओके, सो क्या होता है, ऐसा होता है लाइसोसोम। इसके आसपास ऐसे राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, ये अटैच रहते हैं एक दूसरे से, ऐसे ऐसे भी शॉर्ट में थोड़ा ठीक है। दिस इज़ योर लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इसको, लाइसोसोम।
दीज आर योर लाइजोसोम्स, ठीक है। ये जो है इनकी है मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेंटर में आती है इनकी मैट्रिक्स, दिस इज देयर मैट्रिक्स। मेन थिंग इज दैट these red thing this is your enzyme। क्या है ये? एंजाइम्स है। क्या है ये? एंजाइम्स। इन लाइजोसोम्स का एक और नाम है, क्या है इनका एक और नाम है, जिसको हम बोल देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज suicidal bags। इनको suicidal bags क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी वेस्ट चीज़ें आती हैं उनको ये एनगल्फ कर लेते हैं। जो भी वेस्ट है या डैमेज थिंग्स है उनको ये सारा एनगल्फ करता है। इवन ये पूरे सेल को ही एनगल्फ करता है, डाइजेस्ट कर लेता है, टू कीप द सेल क्लीन। फॉरेन मटेरियल्स को ये क्लीन कर लेता है, वॉर्न आउट ऑर्गेनेलीज को ये क्लीन कर लेता है, जो वेस्ट चीज़ें रहती हैं उन सबको ये डाइजेस्ट करके क्लीन कर देता है बाय दीज पावरफुल एंजाइम्स। सो इट इज़ नोन एज सुसाइडल बैग्स। एक तो क्वेश्चन का, विच ऑर्गेनेलीज आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल? लाइसोसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल। ओके, नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से याद रखना है पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव two membrane coverings. The outer covering is porous while the inner covering is deeply folded. These folds increase surface area for ATP generating chemical reactions. The energy required for the various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP. ATP हमेशा याद रखना है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ATP कभी नहीं भूलना है। ATP इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एवरीथिंग। कुछ भी काम करेंगे ATP की ज़रूरत पड़ेगी, इन द एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ ATP। ATP कौन देगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया, तभी इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। ATP is known as energy currency for the cell. The body uses energy stored in the ATP for making new chemical compounds and for mechanical work. Mitochondria are the strange organelles in the sense that they have their own DNA and ribosome. Therefore, mitochondria are able to make some of their own proteins. क्या होता है कि ये अकेला ऐसा ऑर्गेनली है जिसके पास अपना DNA रहता है और अपने राइबोसोम्स रहते हैं। ये आपको दिख रहा है वाइट कलर का बीच में, दिस इज़ योर DNA, और ये जो इसके बीच में दिख रहे हैं दीज आर राइबोसोम्स। इसके पास अपना DNA भी है, इसके पास अपना राइबोसोम्स भी है। और हमने कैसे याद रखना है कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, mitochondria for M. This is M for mitochondria. M for what? M for mitochondria. Mitochondria is the energy house of the cell. Okay, so next is plastids. Plastids or we can say pigments. ये क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड कराते हैं टू द प्लांट्स। प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। सो वी कैन से प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देर आर 2 types of plastids. बेसिकली 3 टाइप के plastids होते हैं, वी विल डिस्कस लेटर। क्रोमोप्लास्ट, कलर प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट, वाइट और कलरलेस plastids. Chromoplasts containing the pigment chlorophyll are known as chloroplasts. Chloroplasts are important for chloroplasts क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन chloroplasts in photosynthesis. photosynthesis क्या होता है? photosynthesis होता है सनलाइट से आपका प्लांट अपना खाना बनाता है, जो भी है, मतलब सनलाइट को लेके और क्लोरोफिल पिगमेंट से जो है प्लांट अपने लिए फूड सिंथेसाइज करता है, दैट इज़ नोन एज फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट्स also contain various yellow or orange pigments in addition to chlorophyll. Leucoplasts are primary organelles in which materials such as starch, oils and protein granules are stored. The internal organization of chloroplasts consists of numerous membrane layers embedded in the material called as stroma. These are similar to mitochondria.
in external structure. Like the mitochondria, plastids also have their DNA and ribosomes. अभी तक हमने दो ऐसे ऑर्गेनेल्स पढ़े जिनके पास अपना DNA और अपना राइबोसोम होता है. एक हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया और एक हमने पढ़ा प्लास्टिड्स. ओके, तो 3 टाइप के कैसे होते हैं? वैसे तो जनरली 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है, पहले हम ल्यूकोप्लास्ट पढ़ते हैं. ल्यूको मीन्स वाइट और प्लास्ट मीन्स प्लास्टिड्स. तो ये जनरली वाइट कलर के रहते हैं. और ये इनका काम क्या है? इनका काम है स्टोरेज ऑफ स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल्स. ठीक है. नेक्स्ट है हमारे पास आगे है क्रोमोप्लास्ट. ये हमारे पास एक सेल है. इसमें बहुत सारे टाइप्स के हमारे पास पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे. जो आपके क्रोमोप्लास्ट्स होते हैं वो देते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, red, orange, yellow colors to your leaves or your fruits in the plant. ये रेड, ऑरेंज एंड येलो कलर्स क्रोमो है, कलर्ड प्लास्टिड्स हैं, तो ये सारे कलर देंगे. इनका एक और वेरिएंट है स्पेसिफिकली जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट. क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है? इसमें ऐसे बहुत सारे स्ट्रैंड्स बने होते हैं बेसिकली. और ये आपस में कनेक्टेड होते हैं. ओके, सो और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है, इसमें 2 मेम्ब्रेन्स रहती हैं. दिस इज़ आउटर मेम्ब्रेन, दिस इज़ इनर मेम्ब्रेन. और ये जो दोनों के बीच में स्पेस रहता है इसको हमने बोल दिया है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. क्या बोला है इसको? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ये जो दोनों के बीच का स्पेस है इसको हम बोलते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. ठीक है. अब आता है ये जो इनके बीच में स्पेस है इसको हम बोल देते हैं स्ट्रोमा. ओके. इनमें क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है. क्लोरोफिल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है ग्रीन कलर. क्या प्रोवाइड करता है? ग्रीन कलर. ये याद रखना है, वेरी इम्पॉर्टेंट. क्लोरोफिल. नेम ऑफ द क्वेश्चन आता है नेम ऑफ द पिगमेंट दैट प्रोवाइड्स ग्रीन कलर टू द प्लांट्स. तो उसका नाम क्या है? आपका क्लोरोफिल पिगमेंट. ओके, नेक्स्ट इज वैक्यूल्स. वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स सैक होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका एक पूरा रूम है उसमें बहुत कुछ रखा हुआ है, आपने अपना स्टडी टेबल रखा है, बेड आपके हैं, आपका सारा सामान वहाँ है, लेकिन वहाँ पे ना बीच में स्पेस नहीं, आपको वो बहुत ही क्योटिक सा क्योस लगेगा एकदम. तो आपका हमेशा एक सेल होना चाहिए उसमें. जैसे आपके यहाँ पे आ गया आपके गोल्जाई, आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स आ गए, सब कुछ आ गया, राइबोसोम्स आ गए, सेंट्रियोल्स आ गए. तो आपके बीच में एक वैक्यूल भी होना चाहिए जिसमें आप सारा कुछ स्टोर कर सकें, जो कि खाली स्पेस रहता है. वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल्स while plant cells have very large vacuoles. The center vacuoles of some plants may occupy 50 to 90% of the cell volume. ये स्टोरेज सैक्स होते हैं, इनमें स्टोरेज होती है. इट इज़ फॉर स्टोरेज, या फिर वी कैन से
सिर्फ इतना भी आप लिख सकते हैं कि ये क्या करता है, स्टोर करता है, फॉर द स्टोर। वैक्यूल्स क्या होते हैं, स्टोर। अब नेक्स्ट इज़, इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं वैक्यूलर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। जो हमारा वैक्यूल रहता है उसको, फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे इतने सारे आपके पास सेल ऑर्गेनेलीज हैं और आपका वैक्यूल है। वैक्यूल क्या है, हमारा स्टोरेज हाउस है, एक तरह से स्टोरेज हाउस है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी कोई ना कोई एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कोई ना कोई एक मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है जो कि सेल ऑर्गेनेलीज और वैक्यूल में जो स्टोर्ड मटेरियल है उसको डिफरेंशिएट करती है। तो यहाँ पे आपके सारे ऑर्गेनेलीज हैं, यहाँ पे बीच में जो भी आपका स्टोर्ड मटेरियल सारा यहाँ पे है प्रेजेंट है, तो इन सबको डिफरेंशिएट करती है। इसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। What is this called? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट इज़ द वैक्यूलर मेम्ब्रेन। क्या है टोनोप्लास्ट, वैक्यूलर मेम्ब्रेन। ओके, नेक्स्ट इज़ सेल डिवीज़न। क्या है नेक्स्ट, सेल डिवीज़न। जो मैंने आपको क्रोमोसोम बना के दिखाए थे वो ये हैं, सेम ऐसे ही हैं। एक इनका हेड बड़ा होता है, एक इनका हेड छोटा होता है, सम काइंड ऑफ लाइक दिस, ये प्रेजेंट होते हैं। दीज आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, जो इनहेरिटेंस मटेरियल को कैरी करते हैं। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस ओल्ड डेड और इंजर्ड सेल एंड टू फॉर्म गैमीट्स रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रोडक्शन। गैमीट्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे याद रखना है, जो सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइड मीन्स दो बन रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड एज सेल डिवीजन। देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो ऐसे आप चलो लास्ट में करते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ द सेल डिवाइड फॉर ग्रोथ is called as mitosis. In this process, each cell are called as mother cell, divides to form two identical daughter cells. The daughter cells have the same number of chromosomes as the mother cells. It helps in the growth and repair of the tissues in the organism. Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offspring. They are divided by different process called as meiosis, which involves two consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. These new cells only have the half number of chromosomes than that of the mother cell. Okay. इसमें अब हमने कैसे याद रखना है, एक बोला इन्होंने माइटोसिस, एक बोला इन्होंने मियोसिस। माइटोसिस, T for 2। माइटोसिस में कितने बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, 2। और ये सीधा ही एक स्टेप है जिसमें 2 सेल्स में डिवाइड होता है। लेकिन जो आपका मियोसिस है वो 2 स्टेप प्रोसेस में मियोसिस 1 रहती है, मियोसिस 2 रहती है। सबसे पहले जो है मियोसिस 1 में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्रांसफ़र हो जाते हैं 2 डॉटर सेल्स के अंदर, फिर वो 2 डिवाइड करते हैं इन द 4 डॉटर सेल्स। इसमें जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोम नंबर हाफ रहता है और इसमें 4 डॉटर सेल्स बनते हैं। तो कैसे याद रखना है, मियोसिस मीन्स मियाओ, जैसे कि एक कैट होती है वो यूजुअली 2, 3 या 4 उनको किटन्स को वो करती है, डिलीवर करती है। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि मियोसिस में 4 होता है और माइटोसिस में 2 होता है। माइटोसिस में कितना रहता है, 2, और मियोसिस में 4। माइटोसिस 2 एंड मियोसिस 4। बट इसमें आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है और इसमें आइडेंटिकल रहता है इन माइटोसिस। नेक्स्ट इज़ एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। पहले तो हम इसकी डायग्राम देख लेते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट इज़ एनिमल सेल, जो मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ योर क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स मैंने कैसे बोलते हैं, डिस्पर्स से पैटर्न में प्रेजेंट रहते हैं
और बाद में जब सेल डिवीज़न का टाइम आता है तो ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, अपने क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमेटिन है बीच में राउंड राउंड, ये आपका न्यूक्लियस है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस। हाँ, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है सेंटर में, और होते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ये सारा आपका न्यूक्लियस है, यहाँ से यहाँ तक ये न्यूक्लियस है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनर वाली मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला गया है। माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, गोल्जाई एपरेटस जो हमने पहले कैमिलो गोल्जाई ने जिसको डिस्कवर किया है। राइबोसोम्स रहते हैं, लाइसोजाइम सोसाइटल बैग्स रहते हैं, सेंट्रियोल होता है, और साइटोप्लाज्म जो इसका फ्लूइड है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल, ये एटीपी जनरेट करता है। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि राइबोसोम्स वाले हैं। इस साइड आगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो विदाउट राइबोसोम्स हैं। और ये छोटू सा आगे इतना सा इसमें वैक्यूल है। कितना वैक्यूल है? बिल्कुल छोटा सा एनिमल सेल्स में वैक्यूल है। और अगर हम बात करें प्लांट सेल की, इसका वैक्यूल इतना बड़ा है। दिस इज़ प्लांट सेल वैक्यूल। इसमें भी क्या क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया जो कि एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर देते हैं, क्या कहते हैं? ग्रीन कलर। गोल्जाई एपरेटस प्रेजेंट है, गोल्जाई बॉडीज़ जो भी आप बोल लो। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है। ये है इसका न्यूक्लियस, सेंटर में न्यूक्लियोलस, पैरोक्सिसोम्स, और राइबोसोम्स, अमाइलोप्लास्ट। इसका वैक्यूल इसका वैक्यूल इतना बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसको वाटर स्टोर करना होता है। एज़ वी नो वाटर इज़ प्लांट को वाटर की बहुत ज़्यादा नीड पड़ती है, इसलिए इसको वाटर स्टोर करना होता है। तो इसलिए इसमें बहुत अ बिग वैक्यूल इज़ प्रेजेंट टू स्टोर वाटर एंड अदर यूजफुल थिंग्स। ओके, सो अगर हम डिफरेंस की बात करें, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो अभी आपने पढ़ा। सबसे पहले आता है प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल। आप खुद रिवाइज़ करो कि इसमें प्लांट सेल में वैक्यूल क्या था? वैक्यूल इज़ बिग। इसमें था स्मॉल। क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल जो भी आप बोलो, प्रेजेंट, एब्सेंट। और बताओ और क्या डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में? प्लांट सेल जो है इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, इसमें नहीं होती है। अब जो आपके प्लांट सेल्स होते हैं उनमें वैक्यूल एक होता है, लेकिन बड़ा वैक्यूल होता है, इसमें होते हैं न्यूमरस, यानी कि बहुत सारे न्यूमरस वैक्यूल्स, वन वैक्यूल ओनली। अब जो आपका प्लांट सेल है उसमें एक चीज़ और प्रेजेंट होती है, क्या होती है वो? प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होती है? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा का काम क्या है? ओके, ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। 1 सेकेंड। प्लाज्मोडेस्माटा है टी और ए यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड में प्लाज्मोडेस्माटा, वी डिस्कस प्लाज्मोडेस्माटा। ये आप मान लो एक प्लांट सेल है और ये दूसरा प्लांट सेल है, तो इसके बीच में हमारा एक कनेक्शन रहता है टू सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, टू सप्लाई अदर थिंग्स। तो ये जो कनेक्शन है ये कौन बनाता है? प्लाज्मोडेस्माटा।
ये 2 सेल्स हैं और इनके बीच का कनेक्शन कौन होता है? प्लाज्मोडेस्माटा। दिस इज़ योर प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है यू कैन टेल मी इन कमेंट सेक्शन। और अगर कोई टॉपिक स्पेसिफिक टॉपिक है जो आप समझना चाहते हो तो आप वो भी मेरे को बता सकते हैं इन कमेंट सेक्शन। So here we will end the topic. Thank you so much for watching my video. If you like, please comment, share and subscribe. और कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई दिक्कत है, कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ अलग से पढ़ाना है, I can do that also. Thank you so much.